15 मई 2008, नोएडा का एक शांत अपार्टमेंट, एक सम्मानित पढ़ा लिखा डॉक्टर परिवार। और अगली सुबह की तस्वीर एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। हाँ, एक 14 साल की लड़की की हत्या उसके अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर। और पहली नजर में मामला बिल्कुल सीधा लग रहा था। बिल्कुल। घर का नौकर हेमराज गायब था। पुलिस के लिए तो कहानी साफ थी। नौकर ने हत्या की और वो भाग गया। सही कहा, एक ऐसा केस जो शायद 24 घंटे में सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन आज इतने सालों बाद भी हम यहीं बैठे हैं और वही सवाल पूछ रहे हैं, आरुषि को किसने मारा? तो आज हम इसी आरुषि हेमराज हत्याकांड की उलझी हुई परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीधा सा दिखने वाला केस भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक कैसे बन गया। और ये रहस्य तब और गहरा हो गया जब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। हत्या के लगभग 36 घंटे बाद उसी घर की छत पर एक और लाश मिलती है। और वो लाश थी पुलिस के मुख्य संदिग्ध हेमराज की। बिल्कुल। और इस एक खोज ने पूरी जांच की दिशा ही पलट दी। सवाल अब ये नहीं था कि कातिल कहाँ भागा, सवाल ये बन गया कि अगर दोनों ही शिकार थे तो शिकारी कौन है। तो आज हम उन सबूतों, थ्योरीज और खासकर उन चूकों को देखेंगे जिनकी वजह से ये मामला आज तक एक पहेली बना हुआ है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले आरुषि तलवार कौन थी? मतलब तलवार परिवार की तस्वीर कैसी थी? देखिए, बाहर से देखने पर ये एक आदर्श शहरी परिवार था। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार दोनों जाने माने डेंटिस्ट। नोएडा में उनकी एक ही प्रैक्टिस थी। हाँ, और उनकी इकलौती बेटी 14 साल की आरुषि दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक बहुत होनहार छात्रा थी। एक खुशहाल, पढ़ा लिखा और आधुनिक परिवार। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि इस तरह की हिंसा ऐसे परिवार के साथ हो सकती है। तो अब उस रात पर चलते हैं, 15 मई 2008। उस रात घर के अंदर क्या हुआ था, इस बारे में हमें क्या पता है? जो हमें पता है वो बहुत ही सामान्य है। घर में 4 लोग थे, आरुषि, उसके माता पिता और घरेलू सहायक हेमराज। रात करीब 10 बजे सबने साथ खाना खाया। हाँ, और इसके बाद आरुषि अपने कमरे में सोने चली गई। यही वो आखिरी पल था जब उसके माता पिता ने उसे जिंदा देखा। और यहाँ एक जरूरी बात है, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला था। सही कहा। ये एक तरह से बंद कमरे वाली स्थिति थी और इसी वजह से पुलिस का शक तुरंत घर के अंदर मौजूद लोगों पर ही गया। और फिर अगली सुबह 16 मई को सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। जब आरुषि सुबह स्कूल के लिए नहीं उठी तो उसकी माँ नूपुर तलवार उसके कमरे में गईं। उसे जगाने के लिए। हाँ, और वहां जो उन्होंने देखा वो किसी भी माता पिता के लिए सबसे बुरा सपना होगा। आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी, उसका गला कटा हुआ था और सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। और जैसा आपने शुरू में कहा, घर का नौकर हेमराज गायब था, तो पुलिस के लिए तो मामला साफ था। उनके लिए तो केस बंद था। नौकर ने कत्ल किया और भाग गया, है ना? हाँ, यही लग रहा था। लग तो ऐसा ही रहा था। नोएडा पुलिस ने तुरंत अपनी टीमें हेमराज को ढूंढने के लिए नेपाल और दूसरी जगहों पर भेज भी दी। उन्होंने मान लिया था कि कातिल हेमराज ही है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल था जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, कि अगर हेमराज हत्या करके भागा था तो घर का दरवाजा बाहर से बंद किसने किया? ये एक छोटी सी पहेली थी, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ी बनने वाली थी। और फिर अगले ही दिन 17 मई को कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस की टीम घर की छत पर पहुंचती है और वहां उन्हें हेमराज का शव मिलता है। उसकी हत्या भी उसी क्रूर तरीके से की गई थी, गला कटा हुआ। एक मिनट, मतलब पुलिस का मुख्य संदिग्ध खुद मारा हुआ मिला? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, जांच टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। वो तो वापस जीरो पर आ गए। हाँ, अब ये एक साधारण मर्डर केस नहीं बल्कि एक डबल मर्डर केस था। बिल्कुल। पुलिस का पहला और एकमात्र संदिग्ध खुद एक पीड़ित निकला। अब पुलिस के पास न कोई थ्योरी थी, न कोई संदिग्ध, और उन पर इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने का भारी दबाव था। और यहीं से मुझे लगता है जांच की दिशा ऐसी बदली कि उसने पूरे केस को हमेशा के लिए उलझा दिया। हाँ, यहीं से चीजें गलत होनी शुरू हुई। जांच की दिशा माता पिता की ओर मुड़ गई। लेकिन उस पर आने से पहले मुझे लगता है कि शुरुआती जांच में हुई उन गलतियों पर बात करना जरूरी है जिनका जिक्र हर रिपोर्ट में मिलता है। उसे गलती कहना शायद कम होगा। वो एक तरह से फोरेंसिक जांच का मजाक था। किसी भी आपराधिक मामले में शुरुआती कुछ घंटे
जिन्हें गोल्डन आवर्स कहते हैं, सबसे अहम होते हैं। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ उन घंटों में क्राइम सीन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। घर में पुलिस से ज्यादा तो पड़ोसी, रिश्तेदार और मीडिया वाले घूम रहे थे। आरुषि का कमरा जहां हत्या हुई थी, उसे ठीक से सील तक नहीं किया गया। कोई एक ऐसा उदाहरण जो इस लापरवाही के स्तर को दिखाता हो? दर्जनों हैं। जैसे छत पर जहां हेमराज की लाश मिली, वहीं पास में खून से सनी एक विस्की की बोतल भी थी। उस बोतल पर किसके फिंगरप्रिंट्स थे? हमें कभी पता नहीं चलेगा। कभी नहीं, क्योंकि उसे ठीक से सबूत के तौर पर पैक ही नहीं किया गया। जो उंगलियों के निशान और डीएनए सबूत कातिल को पकड़वा सकते थे, वो हमेशा के लिए खो गए। इसका मतलब है कि जब तक केस गंभीर हुआ तब तक ठोस सबूत लगभग खत्म हो चुके थे। बिल्कुल, और शायद इसीलिए पुलिस ने थ्योरीज पर काम करना शुरू कर दिया। सही कहा। जब आपके पास सबूत नहीं होते तो आप कहानियों पर निर्भर हो जाते हैं। और नोएडा पुलिस ने एक ऐसी कहानी पेश की जो बेहद विवादास्पद थी। उन्होंने दावा किया कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। और हत्याएं खुद माता पिता डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार ने की हैं। हाँ, इस थ्योरी के पीछे उनका तर्क क्या था? मतलब उनके पास ऐसा क्या था जिससे वे माता पिता पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे? वो एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अच्छा। और गुस्से में आकर पहले हेमराज की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए आरुषि की भी। लेकिन समस्या ये थी कि इस पूरी कहानी का आधार सिर्फ एक अनुमान था। इस दावे को साबित करने के लिए पुलिस के पास एक भी गवाह या कोई फोरेंसिक सबूत नहीं था। और जैसे ही पुलिस ने ये थ्योरी मीडिया के सामने रखी, मामला जांच से निकलकर एक पब्लिक तमाशे में बदल गया। बिल्कुल, इसे मीडिया ट्रायल का सबसे खराब उदाहरण माना जाता है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपत्तिजनक बातें कहती और टीवी चैनल उसे दिन रात चलाते। हर रात टीवी पर बहस होती थी जिसमें तलवार दंपति को राक्षस और कातिल के रूप में पेश किया जाता था। एक धारणा बना दी गई कि माता पिता ही दोषी हैं। हाँ, और इस शोर में निष्पक्ष जांच की आवाज कहीं दब गई। इस केस में मीडिया कवरेज खुद एक केस स्टडी है। हाँ, जब यूपी पुलिस की जांच पर इतने सवाल उठे तो मामला देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया। हाँ, उम्मीद थी कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा। पर हुआ इसका उल्टा। केस और भी ज्यादा उलझ गया। उनकी पहली टीम ने तो एक अलग ही कहानी बताई थी, है ना? बिल्कुल। सीबीआई की पहली टीम, जिसका नेतृत्व अरुण कुमार कर रहे थे, ने यूपी पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनकी जांच का निष्कर्ष था कि माता पिता निर्दोष हैं। तो फिर कातिल कौन था उनकी थ्योरी के हिसाब से? उनके मुताबिक हत्याएं हेमराज के दोस्तों कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल ने की हैं, जो उस रात नशे में घर में घुसे थे। और उन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार भी किया था? हाँ, तीनों को गिरफ्तार किया था। ये थ्योरी नार्को एनालिसिस टेस्ट पर आधारित थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि नार्को टेस्ट के नतीजों को अदालत में सीधे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। और कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था? कुछ नहीं, कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए नहीं था जो इन तीनों को क्राइम सीन से जोड़ सके। नतीजा ये हुआ कि सबूतों के अभाव में तीनों को जमानत पर छोड़ना पड़ा। तो सीबीआई की पहली जांच एक तरह से नाकाम रही। फिर क्या हुआ? फिर सीबीआई में नेतृत्व बदला और एक नई जांच टीम बनाई गई। इस नई टीम ने केस को 180 डिग्री पर घुमा दिया। मतलब? वो वापस यूपी पुलिस की मूल थ्योरी पर लौट आए कि हत्याएं माता पिता ने ही की हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके पास भी पहली टीम से ज्यादा कोई नए या ठोस सबूत नहीं थे। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एक ही केस में दो बिल्कुल विपरीत नतीजे दे रही थी। हाँ, और ये हमारी जांच प्रणाली की एक बड़ी दुविधा को दिखाता है। जब शुरुआती सबूत नष्ट हो जाते हैं तो पूरी जांच सिर्फ अनुमानों और थ्योरीज का खेल बनकर रह जाती है। अंत में ये उलझा हुआ मामला अदालत में पहुंचा। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और माता पिता पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। हाँ, और 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर राजेश और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन वो परिस्थिति जन्य सबूत थे क्या? जब कोई चश्मदीद नहीं, हत्या का हथियार नहीं, तो कोर्ट ने उन्हें दोषी कैसे माना? सीबीआई ने कोई सीधा सबूत पेश नहीं किया, बल्कि कई छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर एक कहानी बनाई। जैसे कि घर में बाहरी किसी के आने का सबूत नहीं था, हत्या की रात इंटरनेट राउटर बार बार ऑन ऑफ हुआ था और आरुषि के कमरे को सुबह बाहर से बंद कर दिया गया था। तो सीबीआई ने तर्क दिया कि ये सब बातें मिलकर यही इशारा करती हैं कि कातिल घर के अंदर ही थे। बिल्कुल, और कोर्ट ने उस कहानी को मानकर उन्हें दोषी ठहरा दिया। लेकिन तलवार दंपति ने इस फैसले को चुनौती दी।
और फिर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। बिल्कुल। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और तलवार दंपति को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो शक कितना ही गहरा क्यों न हो। अदालत का मानना था कि सीबीआई द्वारा पेश की गई सबूतों की चेन में कई कड़ियां गायब थीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया? ये एक बहुत जरूरी बात है। उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि वे निर्दोष साबित हुए, बल्कि ये कि उनका दोष साबित नहीं हो सका। बिल्कुल। और भारतीय कानून में जब तक किसी का दोष बिना किसी संदेह के साबित न हो जाए, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। ये दो बहुत अलग बातें हैं। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? तलवार दंपति बरी हो चुके हैं, लेकिन कानून की नजर में आरुषि और हेमराज का कातिल आज भी अज्ञात है। हाँ, वही सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। अगर माता पिता ने नहीं मारा, तो किसने मारा? क्या असली कातिल कभी पकड़ा जाएगा? ये हमारी जांच प्रणाली की विफलताओं की कहानी है और सबूतों को संभालने की प्रक्रिया में हुई चूकों की कहानी है। और न्याय प्रक्रिया पर मीडिया के गहरे असर की कहानी है। ये दिखाती है कि जब सिस्टम के कई हिस्से एक साथ फेल हो जाते हैं, तो सच कैसे धुंधला हो जाता है। और न्याय की तलाश शायद हमेशा अधूरी रह जाती है। बिल्कुल सही कहा। और ये केस हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जब किसी मामले में सबूत मिटा दिए जाएं, जांच में अनगिनत खामियां हों और कहानी के कई संस्करण हों, तो सच्चाई तक पहुंचने की असली जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? और जब कोई भी निश्चित जवाब ना मिले, तो क्या न्याय की अवधारणा अपने आप में अधूरी नहीं रह जाती?